पहले जितने इफ्तिताह हुए हैं उसमें जो मेजर बेंच मार्क हैं वो होता है कि क्या आपके पास फंड अरेंजमेंट हैं कि नहीं। दूसरी चीज़ ये है कि क्या आपने प्रोक्योरमेंट प्रोसेस को मुकम्मल किया कि नहीं। तो हमारी प्रोक्योरमेंट मुकम्मल हो चुकी है और इस वक्त जो हमारे सिविल इंजीनियरिंग के मोबिलाइज हो चुके हैं वहाँ पे। तो दिस इज़ द स्टार्ट ऑफ द डैम जो इस साल हो चुका है। अब इसकी मुकम्मल जो डेट होने की है दैट इज़ 2028। एंड आपको मालूम है कि दुनिया में जितने भी वाटर सेक्टर्स के प्रोजेक्ट्स होते हैं उसमें 60-70% स्लाइटली टाइम ओवर रन होते हैं। बट अब हमारे पास जो टेक्निकल सोल्यूशन हैं, जो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम हम चला रहे हैं एंड वी आर नाउ हैविंग वन ऑफ द बेस्ट सॉफ्टवेयर अवेलेबल इन बात। Hopefully we should be able to complete this on time and our target is कि हम जो 2028 के एंड पे इसको मुकम्मल करेंगे और जो हमारा फ्लड सीजन 2029 को होगा इन अल्लाह विलिंग उस वक्त तक हम इससे बेनिफिट लेना शुरू कर देंगे। डैम पर कितना खर्चा आएगा और वो पैसे कहाँ से आएंगे और क्या उनका बंदोबस्त हो चुका है या नहीं, क्योंकि जो तनकीद हो रही है वो एक ये भी है कि जो मल्टीनेशनल डोनर इंस्टीट्यूशंस हैं, वर्ल्ड बैंक है, IMF है, इस तरह के इदारे जो हैं वो बैक आउट कर गए हैं और अब फाइनेंसेस अवेलेबल नहीं है इस डैम को बनाने के लिए। देखें, बुनियादी मसला बिल्कुल वही है जैसे आपने कहा कि इंटरनेशनल डोनर्स जो ADB है, जब वर्ल्ड बैंक हैं और बाकी भी इंस्टीट्यूशन हैं, उनका इंटरेस्ट पाकिस्तान को सपोर्ट करने में नहीं था। तो यही एक वजह थी कि पाकिस्तान को इतना वक्त लगा है इस डैम को बनाने में। अब जो मॉडल है, मैं आपको मिसाल देता हूँ कि जो डैम पार्ट हम बना रहे हैं जिसमें कमोबेश 600 अरब रुपया हमारा लगेगा, इस 600 अरब रुपये में कमोबेश 240 अरब रुपया हमें गवर्नमेंट देगी ओवर 8 to 9 ईयर्स, ठीक है जी। और वापडा की जो अपनी इक्विटी है वो 100 अरब की इसमें हो जाएगी। अब और उसमें से तकरीबन जो 105 अरब रुपया ऑलरेडी हम स्पेंड कर चुके हैं ऑन द लैंड पोजीशन। तो हमें जो 100-150 अरब चाहिए होगा वो अगले हमें 9 साल में चाहिए। और पैसा देने के लिए याद रखने की बात यह है कि नोबडी इज डूइंग एनी फेवर टू यू। आप इस पोजीशन में हैं कि वी आर अर्निंग सो मच कि हमें कोई भी शख्स किसी थोड़े वक्त के लिए पैसा देने के लिए तैयार है और हम जो इंटरनेशनल फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है उन पर इसके डिपेंडेंट नहीं है। तो डैम पार्ट के लिए आपके लिए जो आपकी बेस लाइन ये समझने की कि हमें अल्लाह के फजल से इसके फाइनेंशियल मॉडल में कोई इशू नहीं है और हम इसको टाइम पे मुकम्मल कर देंगे। और जो पावर जनरेशन का जो इसका जो एस्पेक्ट है, जो हिस्सा है, उस पे कितने पैसे लगेंगे और वो पैसे कहाँ से? पावर जनरेशन जो पार्ट है दैट इज इवन मोर इजियर एंड सिंपल। देखिए, पावर जनरेशन में जो वापडा की अपनी रिटर्न ऑफ इक्विटी होती है, जो हमारी अपने वसाइल हैं, वो बेसिकली एम्बेड होते हैं इनटू द टैरिफ। सर, आपने फरमाया कि आप टैरिफ के थ्रू उसको आप फंड जनरेट करेंगे। क्या इसका मतलब ये है कि आप एंड यूजर से यानी पाकिस्तानियों से पैसे लेंगे इस डैम को मुकम्मल करने के? मेरे ख्याल में आप गलत समझें इसको। आपको सुनकर खुशी ये होगी कि जामिन बादशाह जब बनेगा तो इसका टैरिफ तकरीबन ₹2.87 होगा। तो वो लोड हम पाकिस्तानियों पर नहीं डालेंगे। तो फिर वो टैरिफ से क्या मुराद है आपकी जो आप फरमा रहे हैं? 30 होगा। लेकिन इसका मतलब ये है कि टैरिफ पे बिजली के बिल में लग के तो वो पैसे आ रहे होंगे ना जी, डैम के लिए जो फंडिंग कर रहे हैं। तो लोग बेसिकली पैसे दे रहे होंगे इस डैम को बनाने के लिए अपनी जेब। इतने कम दे रहे होंगे जो 16 रुपए एनर्जी का दे रहे हैं, उसकी निस्बत वो ₹2.87 दे रहे होंगे। आपने सर फरमाया कि इस पे जो लैंड एक्विजिशन यानी जो जमीन हासिल करने का जो मसला था वो भी हल कर दिया है, लेकिन हमारे वहाँ पे जो इलाके के लोगों से बात हुई है वो तो अभी तक वहाँ पे जिरगे चल रहे हैं, लोग डिस्प्यूट में जा रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि हम ये नहीं मानते जो भी हमें ऑफर किया गया है। तो प्रॉब्लम तो अभी वहाँ पे मौजूद है। हमने जो हरपन दास में एक रीसेटलमेंट विलेज बनाया है, वो दैट्स आवर टॉप लोकेलिटी इन तलास, और उसकी जो प्राइसेस हैं वो एज हाई एज इन लाहौर और रावलपिंडी में हैं। उसको हमने जितने ये हमारे 32 विलेजेस हैं जिसमें 4 लाख से ज़्यादा हाउस होल्ड्स हैं, इन सब ने बराबर तकसीम कर दिया है। और बाकी जो जगह थी उसके रीसेटलमेंट के लिए गवर्नमेंट ने 13 बिलियन एडिशनल उनको दिए हैं और वो भी उनको गवर्नमेंट ऑफ GB को उनको दे दिए गए हैं। तो रीसेटलमेंट के लिए उनको वो प्राइस दी गई है जो उनकी मोबाइल प्राइस थी, और ज़मीन की सेटलमेंट के लिए सारे इश्यूज हमारे रिजॉल्व हो चुके हैं। हाँ, कुछ छोटे मोटे अगर इंटर ट्राइब हैं तो वक्त के साथ वो भी हल हो जाए, बट दे हैव नो प्रॉब्लम फॉर द लैंड।
ایک اور ایشو ہے جس کے اوپر کافی ماہرین جو ہیں، بعض ماہرین کافی اپنا شدید اعتراضات کر رہے ہیں، وہ ہے اسٹرکچر ڈیزائن کے اوپر۔ مثال کے طور پہ جو اس کی ہائٹ ہے وہ 950 فٹ ہائٹ ہے۔ کیا آپ کا ڈیم جو بڑے زلزلے ہیں جو کہ پاکستان میں آ سکتے ہیں اور اس ایریا میں بھی آ سکتے ہیں، کیا ان کو سہ پائے گا؟ آپ کو شاید اندازہ نہ ہو کہ آپ کو جو منگلا ڈیم ہے اور آپ کو جو تریویرا ڈیم ہے اور خاص طور پہ جو نیلم جیلم ہے، they are just about 1 kilometer away from the fault line، اور منگلا alone میں 11 fault lines ہے around منگلا، اور نیلم جیلم is right on the fault lines، اور یہ جو جگہ جہاں پہ ہم جامیر بادشاہ بنا رہے ہیں یہ کم و بیش 13 سے 14 کلومیٹر فالٹ لائن سے دور ہے، اور جو اس میں میکسیمم ایوریج جالٹ ریکارڈ کیے گئے ہیں، جس میں آپ اس کی سیسمک ایویلویشن اسیسمنٹ کرتے ہیں، پھر اس کی رسک اسیسمنٹ کرتے ہیں، میٹیگیشن اسٹریٹجیز بناتے ہیں، اس میں اس کا ڈیزائن 4 to 5 ٹائم مور اس پہ زیادہ کیٹر کرتا ہے، اور اس کی جو بیسٹ ڈیزائن ہے 5 years پہ وہ ہمیں انڈورس کرتا ہے کہ دس از بیسٹ پاکستان کوڈ ہیو ان اے پلیس لائک علاقہ۔